वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपसे मुख्य सेविका एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड। दोस्तों जैसे कि आप सभी का पता होगा कि मुख्य सेविका का जो है आपके एग्ज़ाम सिलेबस जो है जारी कर दिया गया है, जिसमें आपके मुख्य सेविका के अंतर्गत जो है लगभग 20 टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में। तो आज से जो है हम यहाँ पर रेगुलर आपके लिए क्लासेस डालेंगे मुख्य सेविका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो मैं एक बार जो है आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ कि कौन कौन से जो है आपके सिलेबस में जो डाले गए हैं। ठीक है, तो आपके पहला जो टॉपिक है वह है मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियाँ। ठीक है, तो आज जो ये टॉपिक जो मैं यहाँ पर खोल के बैठा हूँ, जैसे कि गोल कर्मी, अंकुश कर्मी। ठीक है, और ये कर्मी का टॉपिक मैं इसलिए खोल करके बैठा हूँ कि आपके ये सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिया हुआ है और कौन से टॉपिक पे दिया हुआ है, तो वो मैं आपको यहाँ पर एक बार जो है कंफर्म कर देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने डिजीज टॉपिक देखा होगा, रोग। तो रोग में आपको दे रखा है बुखार, डिप्थीरिया, काली कांसी, टिटनस, पोलियो, कसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त और कर्मी संक्रमण। तो दोस्तों ये सब जो है आपके कर्मी संक्रमण के अंतर्गत आएंगे, गोल कर्मी, अंकुश कर्मी। ठीक है, तो इनसे कौन कौन सी जो है बीमारियां होती है वो भी इसी में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखना, और आपके लिए जो है थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों की क्लास डिफरेंट लेकर के आएंगे। थ्योरी अलग से और उसके एमसीक्यूज की क्लास जो है वो अलग से हैं। तो आपके लिए जो है जब तक एग्ज़ाम नहीं लग जाता तब तक हम आपके लिए रेगुलर एग्ज़ाम तक जो है यहाँ पर एग्ज़ाम प्रिपरेशन कराते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि अब आज हम आपके लिए इसमें जैसे कि गोल कर्मी, ठीक है, अंकुश कर्मी, ये जैसे कि कर्मी के अंदर दे रखा है आपके। ठीक है, तो इसमें आपके पूरी डिजीज जो भी डिजीज है, ठीक है, तो वो सारा कवर कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गोल कर्मी, आंत में रहने वाले गोल कर्मी अपने गोलाकार शरीर के साथ परपोषियों के बीच प्रसारण के लिए काफ़ी हद तक मिट्टी पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मर्दा प्रसारित कर्मी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपके सीधा सा जो क्वेश्चन बनता है, मर्दा प्रसारित कर्मी के रूप में किसको जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए गोल कर्मी। इस टाइप से आपका क्वेश्चन बन करके आएगा। ठीक है, दूसरा जो कर्मी है वह है अंकुश कर्मी। ठीक है, तो अंकुश कर्मी जैसे कि इसमें जो है एक तो होता है वयस्क। तो वयस्क की जो लंबाई दे रखी है यहाँ पर वह 1.0 से लेकर 1.3 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, और नर जो है छोटा अर्थात 0.8 से लेकर के 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो आपकी जो है डायरेक्ट सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अंकुश कर्मी मादा की लंबाई कितनी होती है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और जैसे कि नर की पूछे तो नर में जो है आपको ये चीज़ याद रखनी है 0.8 से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और यह जो है रक्त पीने वाला परजीवी। तो रक्त पीने वाला परजीवी का क्वेश्चन आपसे सीधा सा पूछेंगे कि रक्त पीने वाला निम्न में से रक्त पीने वाला परजीवी कौन सा है। उसमें आपको दे देंगे गोल कर्मी, अंकुश कर्मी, और भी दे देंगे पीता कर्मी, फलाना फलाना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सीधा सा अंकुश कर्मी। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा जो है आपके 3 क्वेश्चन अंकुश कर्मी में बन गए हैं। ठीक है, प्रत्येक कर्मी द्वारा प्रतिदिन लगभग 0.15 मिलीमीटर रक्त चूसा जाता है। यह 2 वर्षों तक जीवित रहता है। तो जैसे कि आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे अंकुश कर्मी की जो है कब तक जीवित रहता है, तो वहाँ पर आपके ऑप्शन में डालेंगे 2 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष। तो आपका इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्षों तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके जीवन चक्र पे। ठीक है, तो परजीवी द्वारा प्रतिदिन लगभग 10 से 30 हज़ार अंडे दिए जाते हैं। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है सीधा सा। ठीक है, कि अंकुश कर्मी के द्वारा जो है प्रतिदिन लगभग कितने अंडे दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है 10 से 30 हज़ार अंडे। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। अंडे पतली भीति वाले और अंडाकार होते हैं। अंडे को डिंबक में बदलने के लिए आर्द्र, छायादार और गर्म मर्दा की आवश्यकता होती है। परपोषी के शरीर में प्रवेश करता है और ठीक हृदय में जाने तक तनुशिरा में पहुंच जाता है। यहाँ से पुष्प कोशिका में पहुंच जाता है। ये वायु कोशों की भित्ति को छेद देते हैं और वायु मार्ग में कंठद्वार तक आ जाते हैं और आंत्र मार्ग में पोषित होते हैं। डिंबक वयस्क बनते हैं। नर और मादा मरीज आदि जठर में दर्द, बदहजमी, पेचिश, रक्ताल्पता से ग्रसित
हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही इसमें इसके लक्षण पूछें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो मरीज होता है उसमें जो है अटी जठर में दर्द होता है, ठीक है, बदहजमी होती है, पैचेस भी होने लग जाते हैं, रक्त अल्पता से भी ग्रसित हो जाता है। अब इसके इलाज के लिए जो है शक्तिवर्धक आहार दिया जाता है, लोहा संपूरक आहार और पायरेंटल पोमाइड दिया जाता है या मेबेंडाजोल टैबलेट का उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वो है गोलकर्मी, ठीक है। तो गोलकर्मी जो है इसमें हम पढ़ेंगे मनुष्य में होने वाले कर्मियों में सबसे ज़्यादा आम यही है, ठीक है। यह किसी व्यक्ति की निजी स्वच्छता या स्तर घटिया किस्म का है, तो यह आसानी से उस व्यक्ति में शरीर में प्रवेश कर जाता है। मतलब सीधी सी बात है, जो आदमी सबसे गंदा रहता है, स्वच्छता बिल्कुल भी नहीं रह सकता, तो उसमें यह आसानी से प्रवेश कर जाता है उसके शरीर में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गोलकर्मी। गोलकर्मी की जो है वयस्क नर की लंबाई जो है 15 से 30 सेंटीमीटर की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, 15 से 30 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहीं से आपके क्वेश्चंस बन करके आएगा। तो यह 15 से 30 सेंटीमीटर होती है, जबकि मादा की लंबाई जो है आपके 30 से 35 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, यह बारीक कवच पर अल्बुमिनाइड तत्व का संचय दिखाई देता है तथा दूसरा व्यक्ति तैयार अंडों में निगलने से त्वचा में डिंबक में प्रवेश से नहीं संदूषित हो जाता है। और यहाँ पर जो है ये मादा प्रतिदिन जो है इतने अंडे देती है आपके, कितने, 2 लाख अंडे देती है, ठीक है, प्रतिदिन। गोलकर्मी प्रतिदिन जो है मादा 2 लाख अंडे देती है। इसके रोग लक्षण देखिए आप, फेफड़ों में मार्फत डिंबक के अंतरण के कारण बच्चे तीव्र निमोनिटिस की शिकायत कर सकते हैं, बच्चा खांसने लगेगा और अनियमित रूप से सांस लेने लगेगा। इसके अलावा इयासनोफिलस की संख्या बढ़ेगी और पित्ती का रोग भी होगा। आंत में वयस्क कृमि होने पर मरीज मल में कृमि जाने की शिकायत करता है। इसके अलावा मरीज पेट दर्द, उदरसूल, आंत में अवरोध और कुपोषण की शिकायत हो सकती है। मरीज में पिपराजिन साइट्रेट और वेफेनियम हाइड्रोक्सी कैथोएट और मेबेंडाजोल दी जाती है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर है स्ट्रेंगिलोहाइड स्टक्रोरालिसिस। यह मर्दा की स्थिति पर निर्भर होता है। वयस्क की लंबाई जो है 0.6 मिलीमीटर लंबा होता है, जबकि मादा की लंबाई 1 मिलीमीटर लंबी होती है। जीवन चक्र, ठीक है, तो यहाँ जीवन चक्र से रिलेटेड कोई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात नहीं है आपकी। नेक्स्ट है आपका सूत्रकृमि। तो सूत्रकृमि में जो है इसे पिनवर्म या ऑस्क्यूरिसिस भी कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। सूत्रकृमि में नर और मादा क्रमशः 2 से 5 मिलीमीटर और 8 से 12 मिलीमीटर लंबे होते हैं। इसका निवास स्थान अंडात्र श्लेष्म, जहाँ से संदर्भ मादा आसानी से गुदा द्वार पर आ सकती है और गुदा के आसपास के त्वचा क्षेत्र या गुदा पर लसदार अंडे देती है। उंगलियों से नाखून और उंगलियों से संदूषित खाद्य या अंतर्वार के मार्फत ये गुदा द्वार से होकर मुंह द्वार शरीर में प्रवेश करते हैं। सूत्रकृमि के लिए जो है यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है और यहाँ पर इसका ये डायग्राम दे रखा है सभी कर्मियों का, ठीक है। जैसे कि ये गोल कर्मी होते हैं आपके जो राउंड में होते हैं, ठीक है। ये गोल कर्मी 1 नंबर पे, 2 नंबर पे जो है आप 1 नंबर पे गोल कर्मी है और 2 नंबर पे भी ये गोल कर्मी है, इस टाइप से भी रहते हैं।
और ये है आपका बीफ या पोर्क पीताकृमि, और ये है 6 पे आपका सूत्रकृमि। तो यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, उसके हिसाब से इनका ये है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है यहाँ पे डायग्राम का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रदोतकृमि पे। गर्म और नम मौसम में दिखाई देते हैं। इसकी लंबाई करीब 400 मिलीमीटर, अग्रभाग 3/5 धागे के समान होता है और पृष्ठभाग सहसा प्रशस्त होता है। इसका डेरा जो है अंडात्र में होता है, प्रतिदिन लगभग 5000 अंडे देता है। पीताकृमि दोस्तों, ये जो सभी है ना, जैसे कि सूत्रकृमि हो गया, पीताकृमि हो गया, प्रदोतकृमि हो गया, तो ये सब जो है एक तरीके से आंतों में रहते हैं, और वहाँ पर जो है आंत से संबंधित जो भी बीमारियाँ होती तो इन्हीं के कारण होती है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो आमतौर पर जो मेडिसिन चलती है वो चलती है पायरेंटल पामोइट, मैबेंडाजोल, टिनिडाजोल, ये कंपलसरी है, ठीक है। क्योंकि आंत से रिलेटेड जैसे कि आपका पेट दर्द होने लग जाता है, ठीक है, लैट्रिन में दिक्कत होने लग जाती है। पीताकृमि पिस्ट टेपवर्म मनुष्य में पाया जाने वाला सबसे लंबा कृमि है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, सबसे लंबा कृमि है। कच्ची या पकी ताज़े फलों की मछली खाने से संदूषण होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना आप। बड़े बड़े कृमि आंत में अवरोध पैदा करते हैं, जैसे कि पोर्क टेपवर्म, कच्चा या बिना पका सूअर का गोश्त जिसमें सिस्टियारिसिस होता है से यह रोग होता है। डार्प टेपवर्म मनुष्य में पाया जाने वाला सबसे छोटा और आम कृमि है, यह चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना आप। मनुष्य में पाया जाने वाला सबसे छोटा और आम कृमि है। सिस्टोसोमा जो है इसे मानव रक्त पर्णकृमि भी कहा जाता है। आपका क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, ठीक है। वैसे एक टाइम था जब मैंने भी ये चीज़ें काफ़ी पढ़ी थी, अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मनुष्य में तीव्र विकृति लाने वाले रक्त पर्णकृमि की जो है 3 प्रजातियां हैं, वो कौन कौन सी है ये देख लीजिए आप यहाँ पर। सिस्टोसोमा हेमेटोबियम और सिस्टोसोमा मैंसोनी, सिस्टोसोमा जेपोनिकम। फाइलेरिया कृमि वयस्क मादा मानव ऊतक में निवास करती है और लगातार लंबे सक्रिय माइक्रोफाइलेरिया पैदा करती है। इन्हें कुछ मच्छरों द्वारा क्यूलेक्स एंड मैंसोनॉइड जाति के उठाया जाता है, जहां वे संदूषित कृमि के रूप में बढ़ते हैं। ऐसे मच्छर अगली बार खाद के रूप में रक्त चूसने के समय इन कृमियों को दूसरे मनुष्य परपोषी में पहुंचा दिया जाता है। विचेरिया ब्रैकोफाइटी बड़े पैमाने पर फैलता है। इसके बाद ब्रूगियामलाई आता है। रक्त में अधिक मात्रा में माइक्रोफाइलेरिया की उपस्थिति कुछ समय के लिए होती है और वह विशेष प्रकार के मच्छरों के निर्भर करती है। गिनी कृमि साइक्लोप वाला पेयजल जिसमें संदूषित डिंबक होता है, पीने से मनुष्य में जो है संदूषण होता है। डिओडोरम में से निकलकर डिंबक आंत की दीवार को भेदते हुए और वयस्क नर और मादा कृमि में विकसित होते हैं। इसके इलाज के लिए जो है निरिडाजोल और ट्रिमेलार्सन से इसका इलाज जो है किया जाता है।
तो दोस्तों आज की क्लास जो है यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा अपना वह रहेगा प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी से ही जो है आपके बॉडी के अंदर जो है प्रतिरक्षा आती है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। बिल्कुल जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो चैनल को मेक श्योर जो है आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो भी क्लास यहाँ पर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। तो इसके बाद कौन कौन से टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक बार फिर आपको जो है दिखा देते हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया प्रतिरक्षा, ठीक है, या प्रतिरोधन शक्ति एक ही बात होती है। ठीक है, प्रतिरक्षा मतलब रोगों से लड़ने के लिए जो है आपकी बॉडी में प्रतिरक्षा होनी चाहिए, खुद की बॉडी की सुरक्षा कर सके, उसको अपन बोलते हैं इम्यूनिटी या प्रतिरोधक शक्ति। ठीक है, तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में जिक्र करेंगे। और इसके जस्ट बाद में जो है अपन जिक्र करेंगे, जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आपका, तो इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं चेचक या बड़ी माता के बारे में। ये आपके टॉपिक में है, यहाँ से आपकी डिजीज स्टार्ट हो जाएगी पूरी। ठीक है, फिर छोटी चेचक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक डिजीज जो है अपन यहाँ डिटेल में आपसे जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर कासरा के बाद में जो है मैं आपको बता दूं नेक्स्ट डिजीज जो रहेगी वह रहेगी आपकी यहाँ पर डिप्थीरिया। मतलब बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ये डिजीज रोग में जो दे रखे हैं सारी डिजीज में आपको यहाँ पे कराऊंगा। लगभग 113 पेज की जो है मेरे पास ये मैटर है, ये सारा मैटर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, डिप्थीरिया के बाद में फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा अपना कुकर कांसी, हुपिंग कफ। ठीक है, और ये अभी मैं थ्योरी में करा रहा हूँ, फिर एमसीक्यू जिनके भी जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस वो भी करवाऊँगा, क्योंकि एक बार पहले जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे ही मैं एमसीक्यू की क्लास कराऊँगा तो आपको आंसर ऑटोमेटिक ही पता रहेंगे, तो आप आपके खुद का जो प्रशिक्षण है वो भी जान सकते हैं कि आप कितने गहरे जो है पानी में हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, जिसको अपन टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, तो टीबी के बारे में अपन फिर डिटेल में पढ़ेंगे। टीबी के जस्ट बाद में जो है अपन पढ़ेंगे यहाँ पर टीबी का चैप्टर जो है ना बहुत बड़ा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन पोलियोमाइलिटीज। ठीक है, ये भी आपके जो है सिलेबस में है। पोलियोमाइलिटीज के बाद में जो है अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास वह रहेगी आपकी वायरल हेपेटाइटिस, जैसे ये हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में करेंगे। हेपेटाइटिस के बाद में जो है आपके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा टाइफाइड को जो है अपन आंत्रज्वर भी कहते हैं। ठीक है, आंत्रज्वर या टाइफाइड के जस्ट बाद में जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह रहेगा गिनी गर्मी। ठीक है, इसके बाद में जो है अपन डिटेल से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट रहेगा मलेरिया के जस्ट बाद में जो है आपका टॉपिक रहेगा, सारी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर रहेगा आपका डेंगू ज्वर। ठीक है, डेंगू किससे होता है। ठीक है, डेंगू के जस्ट बाद में अपन पढ़ेंगे यहाँ पर पीत जो एला फीवर भी आपके टॉपिक में दे रखा है, तो फीवर भी जो है अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फीवर के बाद में जो है अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे टिटनस, जिसको अपन धनुर्वात बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये सब आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आपको नहीं देखा हो तो एक बार सिलेबस आप देख लीजिए, फिर उसके बाद में अपन यहाँ पर जो चलाएंगे तो वो आपको आसानी रहेगी समझने में कि बिल्कुल जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। टाइफाइड होएगा आपका, टाइफाइड के जस्ट बाद में आपका आएगा यहाँ पर अंकुशकर्मी हुकवर्म के बाद में आपका आएगा नेक्स्ट टॉपिक गिनी कर्मी होगा, मलेरिया होगा। मलेरिया के बाद में जो ये क्या पेज ऊपर नीचे हो गया था, डेंगू ज्वर, पीत ज्वर के बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा धनुर्वात के बाद में ये आपका आएगा इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे आ जाता है आपका प्रतिरोधन शक्ति, वही इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जिसको प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। तो ये आती है आपके वैक्सीन से। ठीक है, और एक होती है प्राकृतिक, तो यहाँ पर जैसे कि आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी आ जाएगा, तो यहाँ पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, एट बर्थ पे कौन सा टीका दिया जाता है, मात्रा क्या होती है और कैसे किस पर लगाया जाता है,
बहुत सारी जो है अपन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है, तो ये इसका देने का मतलब क्या है, ये भी जो है मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इनका क्या महत्व होता है, ठीक है। आई कोल्ड चेन के बारे में जो इम्यूनाइजेशन में ही पढ़ेंगे अपन। इसके बाद में आ जाते हैं अपन सीधा पोषण यहाँ पर डिटेल में दे रखा है, ठीक है। ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है। पोषण के बाद में जो है नेक्स्ट टॉपिक वह रहेगा आपके यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य, ठीक है, इंटरनेशनल हेल्थ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसके बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे यहाँ पर WHO के बाद में यूनिसेफ के बारे में पढ़ेंगे। यूनिसेफ के बाद में जो है अपन यहाँ पर पढ़ेंगे आपके अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, ठीक है। तो ये सब डिटेल में दे रखे हैं, तो डिटेल में हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।